इसको जब आप देखेंगे तो आप देखें बीच में एक स्टार बना हुआ है, उसमें 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये कॉग्निटिव डोमेन के ये 6 जो है वो कैटेगरीज हैं। कॉग्निटिव डोमेन की 6 कैटेगरीज हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं इसके बारे में। अब पेज पे आ जाइए, पहला पेज हमारा। आपको पहला पैराग्राफ छोड़ के दूसरे में देखिए, देयर आर 3 डोमेन्स ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज और लर्निंग। नंबर 1 कॉग्निटिव। क्या होता है कॉग्निटिव? मेंटल स्किल, ठीक है, यानी नॉलेज। नंबर 2 अफेक्टिव, ग्रोथ इन फीलिंग्स और इमोशनल एरियाज, यानी उसका जो बिहेवियर और एटीट्यूड है, ये दूसरा डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन। और साइकोमोटर यानी मैनुअल और फिजिकल स्किल्स, यानी उसके हाथ पांव के चलाने की अहलियत। ठीक है, हम जैसे होता है ना, हमारे एक दोस्त हैं, वो काव्य से टीवी का टांका बड़ी आसानी से लगा लेते हैं। आप अगर मुझसे बोलेंगे कि वो काव्य से टीवी का टांका लगाएं, तो मैं नहीं लगा पाऊंगा। क्यों? इसमें क्या चाहिए? कोई इल्म चाहिए? नहीं। कोई वैल्यू का मसला है? बिहेवियर एटीट्यूड चाहिए? नहीं। क्या चाहिए? हाथ की स्किल चाहिए। और ये कैसे बनेगी? प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये 3 डायरेक्शन है। नीचे एक पैराग्राफ लिखा मैं चाह रहा हूं आपके साथ शेयर कर लूं। डोमेन्स में बी थॉट ऑफ अ कैटेगरीज। डोमेन को आप क्या सोच सकते हैं? कैटेगरीज सोच सकते हैं। कैटेगरी होता है डोमेन का मतलब। Instructional designer, trainers and educators often refer to these 3 categories as KSA, knowledge, skills and attitude. ठीक है, चले मैं अब आ गया अगली हेडिंग पर, cognitive domain. The cognitive domain involves knowledge and the development of intellectual skills. यानी इस डोमेन में रहते हुए आप क्या बनाते हैं बच्चे की? नॉलेज और इंटेलेक्चुअल स्किल्स। इंटेलेक्चुअल स्किल आप उर्दू में आसान अल्फाज में बोलूंगा तो उसको बोलेंगे मंतक, आप बोलेंगे तो और मुश्किल बोल दिया मंतक, लॉजिक। ठीक है, इसको आप कहते हैं। एक लड़का है, उसका नाम जाहिद है, याद रखिएगा। उसकी उम्र पता नहीं क्या है, याद रखिएगा। उसका एक दोस्त है आबिद, वो उससे 8 साल छोटा है, याद रखिएगा। और उसका एक दोस्त है अशफाक, जो उससे 2 साल छोटा है। अशफाक की उम्र 20 साल है। अब बताइए जाहिद की उम्र कितनी है? ये कॉग्निटिव स्किल है। अब ये यानी आपने इंफॉर्मेशन ली मुझसे, अब आप प्रोसेस कर रहे हैं। अशफाक जो है वो 20 साल का है, उससे 2 साल बड़ा आबिद है, वो 22 का हो गया। उससे बड़ा जो 8 साल का कौन है? जाहिद है। तो 22 और 8 30, वो कितने साल का हो गया? 30। ये स्किल्स कॉग्निटिव स्किल है। इज इट क्लियर? दिस इंक्लूड्स द रिकॉल और रिकग्निशन ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स। इस स्किल के अंदर आपको 2 बातें सीखनी होती हैं, एक तो अपने जहन तक ले जाना और रिकॉल करना। जैसे मैंने अभी जो मिसाल दी थी उसमें पहले मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी थी, जाहिद पता नहीं कितने साल का है, उसका एक दोस्त आबिद है जो 8 साल छोटा। ये मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये अब आप क्या जा रहा है आपके जहन में। लेकिन उससे छोटा जो 2 साल का जो है वो आबिद है, 2 साल छोटा जो है वो अशफाक है। ये मैंने दे दी। अब मैं आपसे कहता हूं बताइए जाहिद कितने साल का है? तो अब आप रिकॉल करते हो। रिकॉल क्या करते हो भाई? ये ऐसे ऐसे ऐसे, यूं 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 यूं, अच्छा अच्छा, 2 साल कम, 8 साल ज्यादा। ये जो आप कर रहे हो प्रोसेस कर रहे हो। तो कॉग्निटिव स्किल में दोनों चीजें आपको सिखानी है, याद रखने की एबिलिटी ये भी सिखानी है, और रिकॉल की एबिलिटी ये भी सिखानी है, और प्रोसेसिंग भी सिखानी है। ये बात क्लियर हो गई? स्पेसिफिक फैक्ट्स, प्रोसीजरल पैटर्न्स। प्रोसीजरल पैटर्न भी बाज़ औक़ात एक मसला हल करने के बाद आप एक पैटर्न बना लेते हो, फिर कहते हो इस जैसे सारे मसले इस पैटर्न से हल होंगे। ऐसी है ना, जैसे मैथ में आप यूनिट मेथड एक बना लेते हो, आप कहते हो भाई सारे मसले जो है ना इस मेथड से हल होंगे। इसको हम कहते हैं पैटर्न।
यानी कॉग्निटिव स्किल के अंदर पैटर्न डिजाइनिंग भी एक काम होता है. And concepts that serve in the development of intellectual abilities and skill. There are 6 major categories of cognitive and processes, starting from the simplest to the most complex. अब ये जो cognitive skills आप बनाते हो, ठीक है, जब मैं ये लफ्ज कह रहा हूं cognitive skills, तो आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इमेज जहन में बन रहा है? जहनी सलाहियत, कॉग्निटिव स्किल, जहनी सलाहियत, ठीक है, दिमाग और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी आप क्रिएट करने जा रहे हो. उसको जब आप क्रिएट करते हो तो उसके 6 स्टेजेस हैं. अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, कॉग्निटिव स्किल्स बनाते वक्त आप कितने स्टेजेस से गुजरते हो? 6 स्किल से या 6 स्टेजेस से गुजरते हो. उसमें नंबर 1 नॉलेज आप देख रहे हैं, नंबर 2 कंप्रीहेंशन, नंबर 3 एप्लीकेशन, नंबर 4 एनालिसिस, नंबर 5 सिंथेसिस, नंबर 6 एवोल्यूशन. अच्छा, मैंने इसके बराबर में भी एक ये लिखा हुआ है, देखें, ठीक है. नॉलेज के सामने क्या लिखा हुआ है? रिमेंबरिंग. कंप्रीहेंशन के सामने क्या लिखा हुआ है? अंडरस्टैंडिंग. एप्लीकेशन के सामने क्या लिखा हुआ है? अप्लाइंग. फिर एनालिसिस, एनालाइजिंग, सिंथेसिस, एवल्युएटिंग, और एवोल्यूशन की जगह क्रिएटिंग. ये ऊपर नीचे हो गए, यानी एवोल्यूशन वहां ऊपर चला गया और सिंथेसिस की जगह क्या आ गया? क्रिएटिंग. एक्चुअली ब्लूम्स ने ये जो 6 कैटेगरी बनाई थी मेंटल इंटेलेक्चुअल सिखाने के लिए, ये 6 जो कैटेगरीज बनाई थी, ये 6 स्टेप्स बनाए थे. बाद के लोगों ने कहा कि ये जो 6 स्टेप्स है इसमें थोड़ी सी रद्दोबदल कर लेते हैं. वो रद्दोबदल ये है, पहला स्टेप नोइंग, उन्होंने नोइंग के बजाय इसको क्या नाम दिया जाए? रिमेंबरिंग. दूसरा स्टेप कंप्रीहेंशन, और ये आखिरी में उन्होंने कहा कि आखिरी में एवल्युएटिंग नहीं होना चाहिए, एवल्युएटिंग पहले होना चाहिए और क्रिएटिंग बाद में होना चाहिए. तो हम भी इसको फॉलो करेंगे. मैंने यहां लिखा इसलिए कि ब्लूम्स ने ये कहा था, लेकिन अब जो लोग फॉलो करते हैं वो चेंज करते हैं. क्लियर? किसी बात को सीखने के लिए हम कॉग्निटिव डोमेन में बात करेंगे, ठीक है. मैं जब ये कह रहा हूं कॉग्निटिव डोमेन में बात करेंगे तो आपको पता चल रहा है मैं क्या कह रहा हूं. हमारा अभी ताल्लुक बिहेवियर और एटीट्यूड से नहीं है, हमारा ताल्लुक उसकी साइकोमोटर स्किल से, सिर्फ जहनी सलाहियत से. जहनी सलाहियत जब आप बनाते हैं बच्चे की, या लर्निंग हो रही होती है, तो उसके 6 दर्जे होते हैं. किसी बात को सीखने के लिए 6 स्टेजेस होते हैं. पहला स्टेज जिसको मैं कहता हूं नोइंग, जानना, ठीक है. यानी सबसे पहले आप बच्चे को कोई बात बताते हैं, ये पहला स्टेज होता है, ठीक है. जानना, सिर्फ जानता है वो, ठीक है. मिसाल के तौर पर हम छोटी क्लास में बच्चों को बताते हैं कि ये जो दरख्त होता है ना, इसके 3 पार्ट होते हैं, जड़, तना और शाखें या पत्ते. तो ये जब आपने उसको बताया तो पहली बार उसने ये बात सुनी, उसने ये बात जान ली. सही? क्लियर हो रही बात आपको? तो पहला स्टेज होता है जानना. आप उसको तारुफ कराते हो, इंट्रोडक्शन, ठीक है. ये कॉग्निटिव स्किल्स का पहला स्टेज होता है. मैं मिसाल के तौर पर थोड़ा सा आप लोगों के जहनों पर बोझ पड़ेगा, लेकिन ये हम इस प्रोसेस से गुजरेंगे तो ब्लूम टैक्सोनॉमी समझ में आ जाएगी, ठीक है. मिसाल के तौर पर मैं आज आपको, फर्ज कीजिए, फ्रैक्शन बताना चाहता हूं. तो मैं कहता हूं भाई ये जो आपने देखा है ऐसा, ये फ्रैक्शन होता है. अपान में जो चीज होती है 5/8
ये क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। ठीक है, अच्छा ये जो ऊपर वाला है इसको कहते हैं न्यूमरेटर, और ये जो नीचे वाला होता है इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है ना? एक चीज क्या होती है? ऊपर वाली चीज न्यूमरेटर और नीचे वाली चीज डिनोमिनेटर। अच्छा, ये जो फ्रैक्शन आप देख रहे हैं ये 3 टाइप की होती हैं। पहली टाइप की फ्रैक्शन जिसमें ऊपर वाली चीज छोटी हो और नीचे वाली चीज बड़ी हो, यानी रकम बड़ी हो, इसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरे टाइप की फ्रैक्शन जो होती है जिसमें ऊपर वाली रकम बड़ी हो और नीचे वाली रकम छोटी हो, इसे हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और नंबर 3, जिसके अंदर यहां पर भी कुछ हो, जैसे हम कहते हैं ना 3 होल 2/5, ऐसे, इसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आप सिर्फ जान रहे हो, सिर्फ आपका क्या हो रहा है? इंट्रोडक्शन हो रहा है। फ्रैक्शन क्या होती है? ये जो अपान के अंदर चीजें होती है इसे क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। ऊपर वाली चीज को क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। नीचे वाली चीज को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ रही है? तो पहला स्टेज होता है नोइंग का, पहला स्टेज होता है जानने का। अगर मैं अब आपसे पूछने लगूं, बताइए ये जो बात थी क्या थी, इसको मिटा कर पूछूं, तो आपके लिए जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा। जवाब देना मुश्किल इसलिए होगा कि अभी आपकी लर्निंग का पहला स्टेज कंप्लीट हुआ था, नोइंग का। सही? लर्निंग का पहला स्टेज कंप्लीट हुआ था नोइंग का। लर्निंग का दूसरा स्टेज होता है कंप्रीहेंशन का। कंप्रीहेंशन का, या आप उसको कह सकते हैं, यहां क्या लिखा हुआ, अंडरस्टैंडिंग का। ठीक है, दूसरा स्टेज कंप्लीट हुए बगैर मैं ये तवक्को करूं कि आप इसे मुझे दे दें वापस, ये गलत तवक्को है। क्योंकि नोइंग की बुनियाद पर कंप्रीहेंशन डिमांड नहीं करनी चाहिए। हम भी क्लास में यही करते हैं, हम इस तरह पढ़ाते हैं और उसको मिटा के दूसरे दिन बच्चों से पूछते बताइए क्या था। कंप्रीहेंशन तो ना आपने कराया ना बच्चे ने किया। ठीक है, मैं अगर अगले स्टेप में जाऊं, अगला स्टेप क्या होता है? कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन का मतलब यह है कि जो बात आपने जान ली है उसे आप अपने अल्फाज में बयान कर सकते हैं। जो बात आपने जान ली है उसे आप अपने अल्फाज में बयान कर सकते हैं। अगर आप उसको अपने अल्फाज में बयान कर सकते हैं तो हम कहेंगे आपका कंप्रीहेंशन हो गया। और अगर आप उसको अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, रिपीट नहीं कर सकते, उसे दोहरा नहीं सकते, उसको कॉमन अंदाज से बयान बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, तो इसका मतलब है कंप्रीहेंशन नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं? मैं इसी में अभी कंप्रीहेंशन की मिसाल देता हूं आपको। अब मैंने आपको ये समझाया था कि जनाब ये न्यूमरेटर है और ये क्या है? डिनोमिनेटर, ऊपर वाली रकम और नीचे वाली रकम। ठीक है, मैं अब आपको इसे समझा रहा हूं, कंप्रीहेंड कर रहा हूं। फर्ज कीजिए कि आपके पास ये एक गोल सर्किल है। इसे अगर आप 4 हिस्सों में तोड़ेंगे तो एक चीज के कितने पार्ट हो गए? 4। तो ये वाला जो पार्ट होगा, सिर्फ ये वाला, जब आप पार्ट की बात करते हैं, पार्ट की, तो मैथ में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं फ्रैक्शन। नोइंग से अब आप जा रहे हो कहां पर? कंप्रीहेंशन, अंडरस्टैंडिंग में जा रहे हो, समझने की कोशिश करो। फ्रैक्शन क्या होता है? सर जब पूरे अदद की बात हो जाएगी तो पूरा अदद होगा। जहां पूरे अदद का कुछ पार्ट डिस्कस हो रहा होगा तो इससे हम क्या मुराद लेंगे? फ्रैक्शन। पहले तो मैंने सिंपल क्या कहा था, ये जो ऊपर वाला नीचे वाला बटा होता है ना, इसी को क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। आपने याद रख लिया था। अब आप क्या कर रहे हो? अंडरस्टैंड कर रहे हो इसे।
सही है। मैं अगर आपसे कहूं कि 5 रुपए, तो ये पूरे 5 रुपए, 1 रुपया 2 रुपया पूरे, मैं बोलूं 5 रुपए नहीं है बल्कि 4 रुपए पूरे हैं और 1 रुपया आधा है, तो अब आप कौन से कॉन्सेप्ट में चले गए? फ्रैक्शन में। सही है। मैंने 2 किलोमीटर फासला तय नहीं किया, 2 किलोमीटर किया और 1 किलोमीटर का कुछ पार्ट किया। जैसी पार्ट की बात आएगी फ्रैक्शन। इज इट क्लियर हो गया? फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपको आ गया, कंप्रीहेंशन हो गया। अब पूछूं फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं, सर एक चीज होल होती है, एक चीज उस होल का पार्ट होती है। जब पार्ट की बात होती है उसे हम किस में डिफाइन करते हैं? फ्रैक्शन में डिफाइन करते हैं। इज इट क्लियर? मैं अगर आपसे कहूं ये 3 चीजें अगर मिला लें तो ये कहलाएगी 3/4। क्या कहलाएगी? यानी 4 पार्ट किए थे आपने, उसमें से कितने पार्ट डिस्कस कर रहे हैं? 3 पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ऊपर वाली रकम छोटी और नीचे वाली रकम अगर बड़ी हो तो आप एक चीज के जितने पार्ट करते हैं उसमें से जितने पार्ट बात कर रहे थे वो ऊपर लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं मेरे पास 25 किलो आलू हैं, क्या कहूं? 25 किलो आलू है। मैं कंप्रीहेंशन पर काम कर रहा हूं। इज इट क्लियर? नोइंग हो गई थी, मैं अब किस पे काम कर रहा हूं? 25 किलो मेरे पास आलू है, उन आलुओं का 1/5 हिस्सा मैंने अलग कर दिया। जब मैंने बोला 1/5, इसका मतलब आलू जो थे उसके 5 हिस्से बनाए सर ने, और उसमें से 1 हिस्सा अलग कर दिया। कितने आलू अलग हुए? 5 किलो। तो हम क्या लिखेंगे? 25 किलो का 1/5 बराबर होता है किसके? 5 के। ठीक है, समझ में आ रही? यानी एक चीज के पार्ट बना दिए जाएं तो उसको आप किससे जाहिर करते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन से जाहिर करते हैं। ठीक है, मेरे पास 400 रुपए हैं, इन 400 रुपए का 3/4 हिस्सा क्या होगा? जब मैं कह रहा हूं 3/4 तो 400 को कितने हिस्सों में डिवाइड करना है? 4 हिस्सों में। उसमें से कितने की बात कर रहा हूं? 3 की। तो जब 400 को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो 100 बनेंगे, उसमें से 3 जमा कर लूंगा तो क्या होंगे? 300। तो 400 रुपए का 3/4 300 रुपए होंगे। इज इट क्लियर? आप कंप्रीहेंशन करके ये डिमांड करेंगे बच्चों से कि अब आप बताइए क्या है। सिर्फ नोइंग पर क्लास चली, नोइंग तक महदूद रही, और हम अब उससे डिमांड कर रहे हैं कि वो हमें बताए कि उसने क्या सीखा। तो ये बात जान लीजिए कि कॉग्निटिव स्किल में नोइंग हुआ है, कंप्रीहेंशन नहीं हुआ है। कंप्रीहेंशन का मतलब वो अपने अल्फाज में बयान कर सकता हो, जो मौजू उसके सामने रखा गया है वो अपने अल्फाज में बयान कर। जरा 1 मिनट में आपको देता हूं, आप लोग सब लोग इसको जरा डिस्कस कर ले। ये 3/4 2/3 ये क्या होता है, एक दूसरे को बताएं जरा। शर्त ये है कि ऊपर वाली रकम छोटी हो और नीचे वाली रकम क्या हो? बड़ी हो।